रेफ्रिजरेंट R22 की जगह R410 क्या हम डाल सकते हैं, या फिर R410 की जगह R22, या फिर R22 की जगह R32, या फिर R290 क्या हम डाल सकते हैं? रेफ्रिजरेंट डाल सकते हैं या फिर नहीं डाल सकते? अगर नहीं डाल सकते तो आखिर रीज़न क्या है, क्यों? आज कंप्लीट इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो हम बात करते हैं टॉपिक की कि R22 की जगह R410 हम क्यों नहीं डाल सकते। उससे पहले ये समझना होगा आपको कि R22 और R410, R32, R290 का प्रेशर कितना होता है, सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर, स्टैंडिंग प्रेशर क्या होता है। तभी आप समझ पाएंगे कि अगर रेफ्रिजरेंट R22 की जगह R410 या फिर कोई दूसरा रेफ्रिजरेंट नहीं डाल सकते तो रीज़न क्या है। रीज़न यही है कि अब देखिए, इसका चार्ट आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारी वेबसाइट का। उस वेबसाइट पे जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं सभी रेफ्रिजरेंट का चार्ट, जो R410, R22, R32 या फिर R290 जितने भी रेफ्रिजरेंट हैं वर्ल्ड वाइड, सबका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। फाइल वहाँ पर जा कर के आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि R22 का जो प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है। R22 का प्रेशर कम होता है, उसमें कैपिलरी जो यूज की जाती है, और जो ड्राई फिल्टर तो फ़िलहाल सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंप्रेसर ऑयल और कैपिलरी जो यूज की जाती है अलग अलग यूज किया जाता है। R410 के लिए अलग यूज किया जाता है, R32 के लिए अलग होता है, R22 के लिए अलग कैपिलरी साइज, कैपिलरी तो सेम होता है लेकिन साइज अलग अलग होता है, तो आप यूज नहीं कर सकते। और कंप्रेसर सबसे मेन चीज़ है, कंप्रेसर, क्योंकि उस तरह से कंपनी मॉडिफाई करती है पूरे सिस्टम को। जैसे कि R410 को अगर रन करवाना है सिस्टम में तो उस R410 को सपोर्ट करने वाला कंप्रेसर होना चाहिए। और उस तरह का सिस्टम तो फ़िलहाल सिस्टम उतना कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि वैसे भी आउटडोर सिस्टम में, इंडोर सिस्टम में रेफ्रिजरेंट रन करना होता है, एक तरफ हीटिंग और एक तरफ कूलिंग होती है, तो पाइपिंग से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ मेन चीज़ है कंप्रेसर, कंप्रेसर का ऑयल। कंप्रेसर में ऑयल यूज किया जाता है R22 के लिए, R32 के लिए, R410 के लिए। लेकिन हाँ, कुछ सिस्टम ऐसे हैं जिसमें R410, R32 कोई भी रेफ्रिजरेंट आप यूज कर सकते हैं दोनों में। कौन सा है वो सिस्टम लास्ट में मैं बताऊंगा, लेकिन अभी हम समझ लेते हैं कि R22 की जगह R410 आप नहीं डाल सकते, R32 आप नहीं डाल सकते, क्योंकि R22 में जो कैपिलरी यूज किया जाता है उसका साइज अलग होता है। अगर आपको यूज करना है तो कम्प्लीटली आपको चेंज करना पड़ेगा, यानी कि जैसे मानिए कि R22 की जगह आप R410 आप डालना चाहते हैं रेफ्रिजरेंट, तो उसके लिए आपको R410 को सपोर्ट करने वाला कंप्रेसर आपको चाहिए। उसके अंदर भी ऑयल वही पड़ा होगा जो R410 को सपोर्ट करता होगा, तो वह कंप्रेसर आपको चेंज करना पड़ेगा। कैपिलरी का साइज़ जो R410 को सपोर्ट करता है वह कैपिलरी साइज आपको चूज करना पड़ेगा, तब आप R410 को डाल सकते हैं सिस्टम में। वो भी अच्छी तरह से वैक्यूम करना पड़ेगा, इंडोर को भी आउटडोर को भी फ्लश करना पड़ेगा, ताकि उसमें R22 रेफ्रिजरेंट ना रह जाए, ऑयल ना रह जाए। इसलिए लोग ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत ध्यान में रख करके ऐसा करना पड़ेगा, इसलिए लोग करते नहीं हैं ऐसा। क्योंकि अगर मानिए कि कंप्रेसर ख़राब होता है R22 का, तो R22 का कंप्रेसर अवेलेबल होता है मार्केट में, ला करके लगा देते हैं, सिंपल सा। और उतना ज़्यादा फ्लशिंग, उतना ज़्यादा वैक्यूम नहीं करना पड़ता है, सिर्फ सीधा सा वैक्यूम करके उसके बाद गैस चार्ज कर देते हैं R22। अब वो उसी जगह पे R410 करना होता तो बहुत दिक्कत होता है उसके लिए, क्योंकि उसी तरह का इंडोर का कूलिंग कॉइल भी, आउटडोर का कंडेंसर भी उसी तरह से बनाया जाता है जिस तरह से सपोर्ट करता है। क्योंकि इसका प्रेशर, अब देखिए R22 का जो प्रेशर होता है 60 PSI प्रेशर होता है, सक्शन प्रेशर। डिस्चार्ज प्रेशर जो होता है वो 250 PSI के अराउंड होता है। ये हो गया R22 का लो प्रेशर।
अब हम बात करते हैं R410 का। R410 का जो सक्शन प्रेशर होता है वो 110 से 140 psi के बीच में होता है। अब बताइए इतना प्रेशर, इतना डिफरेंस आ गया R22 और R410 के बीच में, सिर्फ रेफ्रिजरेंट की वजह से इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया। इसलिए कंप्रेसर भी वही यूज किया जाता है जो R22 को सपोर्ट करता हो, जो कंप्रेसर यूज किया जाता है जो R410 को सपोर्ट करता हो। इसलिए आप चेंज नहीं कर सकते, R22 और R410 से रिप्लेस नहीं कर सकते आप रेफ्रिजरेंट को। रेफ्रिजरेंट को रिप्लेस करना है तो कम्प्लीटली सिस्टम आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी कि पूरा सिस्टम नहीं, आपको कंप्रेसर और कैपिलरी पूरा आपको रिप्लेस करना पड़ेगा और अच्छी तरह से उसे वॉश करना पड़ेगा ताकि उसमें R22 ना रह गया हो, क्योंकि इसका प्रेशर ज़्यादा होता है, R22 का प्रेशर कम होता है। R22 रेफ्रिजरेंट अगर उसमें रह जाता है, ऑयल रह जाता है, तो आपका सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा। इसलिए आप चेंज ना करें तो भी बेहतर है, क्योंकि R22 रेफ्रिजरेंट, पुराना रेफ्रिजरेंट R22 ही यूज किया जाता है, उससे दूसरा पुराना रेफ्रिजरेंट एयर कंडीशनर में यूज नहीं किया जाता है, होम एयर कंडीशनर में, स्प्लिट टाइप या फिर विंडो टाइप। अब बात करें कि ऑटोमोबाइल्स में जो कार में एसी यूज किया जाता है उसमें R134 यूज किया जाता है, तो वो तो अलग हो गया R134, लेकिन R22 की जगह R410 यूज नहीं कर सकते। इसका प्रेशर 60 से 70 psi होता है, 60 psi मान के चलिए, 70 psi तो कहने के लिए होता है। वो बहुत ज़्यादा गर्मी जब पड़ता है तो वहाँ पर 65 psi के आसपास में चला जाता है, 70 भी चला जाता है। अगर थोड़ा बहुत पंपिंग लो रहता है तो आप 75 भी कुछ लोग डाल देते हैं उसमें, तो सिस्टम चल जाता है। अगर हल्का फुल्का पंपिंग डाउन होता है तो पंपिंग की बात हम बाद में करेंगे, इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ पंपिंग के ऊपर कि पंपिंग कैसे चेक किया जाता है और फेल होता है तो कितना प्रेशर होता है, कैसे फाइंड करते हैं, बिना खोले बिना पंपिंग टेस्ट किए कैसे हम जान सकते हैं कि पंपिंग डाउन है कंप्रेसर की। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए। अब हम बात करते हैं R410 का प्रेशर जो होता है 110 से 140 psi होता है सक्शन प्रेशर। डिस्चार्ज प्रेशर की बात की जाए तो 450 psi के अराउंड में डिस्चार्ज प्रेशर होता है। तो इतना ज़्यादा फ़र्क होता है, इसकी वजह से हम कंप्रेसर को रिप्लेस नहीं कर सकते दूसरे रेफ्रिजरेंट के साथ में। अब हम बात करते हैं कि R410 और R32 को क्या हम रिप्लेस कर सकते हैं। अगर R410 अगर सिस्टम में पड़ा हुआ है तो उसकी जगह हम R32 डाल सकते हैं कि नहीं, डाल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे चुनिंदा एयर कंडीशनर होते हैं, कुछ ऐसे चुनिंदा कंप्रेसर होते हैं जिसमें हम डाल सकते हैं, सब में नहीं डाल सकते हैं, कुछ ऐसे। लेकिन उसमें पहचान क्या होती है, कंप्रेसर के ऊपर लिखा होता है R410 R32 लिखा होता है कंप्रेसर के ऊपर, उस सिस्टम में आप डाल सकते हो। वो भी कैसे डाल सकते हैं, अगर उसमें 110 मानिए कि 110 सक्शन प्रेशर होता है 110 psi R410 का। अब यहाँ पर क्या हम R32 मानिए कि अगर 40 का प्रेशर है सक्शन प्रेशर या फिर 50 का प्रेशर है उसके ऊपर हम टॉपअप कर सकते हैं? नहीं करना चाहिए ऐसा करेंगे तो सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा। अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं R410 की जगह R32, लेकिन कंप्रेसर में लिखा होगा तभी आप ऐसा कर सकते हैं। अगर नहीं लिखा है, नहीं सपोर्ट करता है तो आप नहीं डाल सकते ऐसे। तो उसको ध्यान में रखिए, कंप्रेसर में आपको देखना है, चेक करना है सिस्टम में कि ऐसा है कि हम R410 को R32 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर आपको डालना है R410 की जगह R32 तो उसे आप अच्छे से पहले फ्लश कर लीजिए सिस्टम को, इंडोर और आउटडोर। उसके बाद आप वैक्यूम करके गैस चार्ज कर सकते हैं R32 को। R32 अगर उसमें है तो उसे आप निकाल करके पूरा रेफ्रिजरेंट, अगर कम है तो दूसरा रेफ्रिजरेंट डालना चाहते हैं R410 तो उसे पहले बाहर निकालें गैस को, उसके बाद अच्छे से उसे वैक्यूम करें, फ्लश करने के बाद फिर से उसे में गैस डाल सकते हैं R410। ये दोनों रेफ्रिजरेंट हम रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन अगर सपोर्टेबल होगा आपका कंप्रेसर तो इस तरह से आप अगर 290 की बात की जाए तो आप उसमें R410 R32 में आप नहीं डाल सकते, नहीं रिप्लेस कर सकते। कोई भी रेफ्रिजरेंट आपको दूसरा रेफ्रिजरेंट रिप्लेस करने से पहले आपको कंप्रेसर आपको चेंज करना पड़ेगा और उसके साथ में कैपिलरी कम्प्लीटली चेंज करना पड़ेगा।
तो उससे बेहतर होगा कि जो भी रेफ्रिजरेंट पहले से डला हुआ है उसमें वही रेफ्रिजरेंट आप डालें, कंप्रेसर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मार्केट में अभी R22, R410, R32, R290 ये सारे रेफ्रिजरेंट मार्केट में अवेलेबल हैं आसानी से। कोई भी यही सारे एयर कंडीशनर चल रहे हैं और बाकी एयर कंडीशनर नहीं चल रहे हैं। जो कि इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में R22, R410, R32, R290 यही सब रेफ्रिजरेंट चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये छोटा सा वीडियो था, छोटी सी जानकारी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते एक नए टॉपिक के साथ।